जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर और फारूक शमी, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं। और आज का प्रोग्राम हमारा बड़ा ही तहलका खेज होने जा रहा है, क्योंकि बहादुराबाद में एक कारकुनान की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया है। वो प्रोटेस्ट किसने अरेंज किया और क्यों किया गया, उसके पीछे मकासद क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अरमान साबिर भाई की बात हुई है और खासी तवील बात हुई है लंदन से। अ, मुस्तफ़ा अजीज आबादी हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उनसे उन्होंने पूरा बयानिया बताया है कि इस पूरे हालात के अंदर, इन तनाजुर के अंदर उनका बयानिया क्या है और मौजूदा सिनेरियो के अंदर एमक्यूएम लंदन कहाँ खड़ी है, उसका प्लान क्या है, और जो पाकिस्तान में बिलखसूस कराची में जो एक्टिविटीज़ हैं, इस सिलसिले में उनके क्या ख्यालात हैं। तो सबसे पहले फारूक समी, बाद में आएंगे आपकी तरफ। चूंकि बहादुराबाद में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके तनाजुर में क्या चीज़ें हुई हैं, किसने वो प्रोटेस्ट करवाया है और उसके मकासद क्या हैं। लेकिन अरमान भाई, आपकी खासी तवील बातचीत हुई है मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी से, ज़रा थोड़ा सा बताएं कि आपके क्वेश्चन क्या थे और उन क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने क्या कहा है। कराची की सिचुएशन और ख़ासकर जो इस्टेब्लिशमेंट से उनके माजी में कोई राब्ते हुए 22 अगस्त 2016 के बाद या नहीं, और क्या अभी उनके कोई राब्ते हैं ऐसी जिसमें ये लगता हो कि जी उनकी कोई सियासी सूरत हाल और एक्टिविटीज़ बहाल होने जा रही है। बिलाल, सबसे पहले तो व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये है कि जो आज मेरी बात हुई है वो एक्चुअली मैं एक न्यूज़ कर रहा हूँ और एमक्यूएम रिलेटेड न्यूज़ है वो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए जो मैं जिस बार में उनके लिए मैं काम कर रहा था। तो उसी सिलसिले में मुझे जो है वो इनको भी फ़ोन करना पड़ा था और इनको जो है मैंने फ़ोन किया, फिर इनसे बातचीत भी हुई, काफ़ी तवील बातचीत हुई। मुख्तलिफ सवालात मैंने इनसे किए जो रिलेटेड सवालात थे जो मुझे स्टोरी में चाहिए, तो उस हवाले से भी बात हुई। उसमें एक सवाल तो मेरा सबसे पहले तो यही था कि जो 90 जो जला है, ये आप इस पे क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं इस पे, कि इसका जो वजह बताई जा रही है, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, तो आपका क्या ख्याल है इस पे? आपका क्या वर्जन है? आप क्या समझते हैं इस पे कि ये? तो वो कहने लगे कि नहीं, हम तो नहीं समझते कि ये जला है, क्योंकि सन 2016 में जब पानी एमकेएम ने तकरीर की थी प्रेस क्लब के सामने, और वहाँ पर उसके बाद जो एक्शन हुआ था, तो उसी एक्शन के नतीजे में जो है वो 90 को भी सील कर दिया गया था और 90 की बिजली भी काट दी गई थी और गैस भी काट दी गई। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि बिजली ना होने के बावजूद शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि इस चीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। कहने लगे, फिर ठीक है। दूसरा वर्जन ये भी आया था कि जी गैस से जो है वो एक्सप्लोजन हुआ है कोई, और गैस की वजह से वो आग लग गई। उन्होंने ये भी कहा कि जी गैस का जहाँ तक मामला है तो गैस का कनेक्शन भी कटा हुआ था और गैस भी नहीं थी यहाँ पर, तो वो गैस कैसे गैस का धमाका वहाँ पर हो सकता है, या गैस से कैसे आग लग सकती है। तो ये दोनों बातें उन्होंने रूल आउट की हैं। जो उनके मुताबिक जो उनका वर्जन है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो है वो बाकायदा आग लगाई गई है, और यहाँ पर जो 90 का जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, ये उसको जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, ख़त्म करने के लिए ये काम किया गया है, ताकि जो एक ताल्लुक है जो एमकेएम लंदन के जो सपोर्टर्स हैं उनका एक ताल्लुक है, और उन्होंने एक आस लगा के रखी हुई थी कि हम्म। एमकेएम का दफ्तर यहाँ पर कभी तो खुलेगा, कब तक बंद रहेगा, और कभी ना कभी तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, कभी ना कभी तो जो है वो मामला बेहतर होंगे, तो ये दफ्तर भी खुलेगा और फिर वो यहाँ के दोबारा से बैठना भी शुरू करेंगे। तो ये इस आस में थे, इस आशे में थे, इस उम्मीद पर थे, और बार बार जो है वो लंदन की तरफ देखते थे। लंदन में सवाल बात की जाती थी कि भाई कब यह आखिरी दफ्तर खुलेगा। तो वो जो एक उम्मीद थी, जो एक आस थी, उन्होंने कहा है वो तोड़ दी गई है जो सपोर्टर्स की थी। ये 90 को दफ्तर यहाँ पर गिरा था, और अब जो है वो क्या कहते हैं, इसको बिल्कुल ही मिसमार कर दिया जाएगा। जो उन्होंने अपने खदशात जाहिर किए कि इसको बिल्कुल मिसमार कर दिया जाएगा और यहाँ पर कोई चीज़ 90 के टाइप की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि जो एमकेएम के बानी है और एमकेएम लंदन है, उसकी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक मिसिंग पर्सन्स का ताल्लुक है, तो उस पर उन्होंने, मेरा सवाल ये भी था मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, जो बॉडीज भी मिली हैं और जो आप लोगों के जो मामला अभी आप लोगों ने जो एहतजाज किए थे, या जो
इज़हार यकजहती किया था, 14 अगस्त को भी किया था। इसके अलावा जो है पंवर साहब ने एक एप्लीकेशन भी फाइल की है। तो उसी तनाजुर में मैं बात कर रहा था उनसे कि ये फिर अब जो है वो बॉडीज भी निकली हैं, मिली हैं, एमकेएम वर्कर्स की 3 बॉडीज मिली हैं। इसके बाद जो है वो एक वो आया है, जो तक रिएक्शन था सपोर्टर्स का, वो आया है और उस पर जो है वो एमकेएम हैदराबाद में खास तौर पर जो है वो यहाँ पर जो है वो उसको फेस कर रही है। और उन्होंने फिर जो है उसे राना सनाउल्लाह से और गवर्नमेंट से शिकायत किया। गवर्नमेंट से शिकायत करने के बाद राना सनाउल्लाह यहाँ पर आए थे, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि मिसिंग पर्सन्स को जो है वो ढूंढा जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स को अब तक क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट अरमान भाई, एक मिनट जी जी अरमान भाई, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है हम उनको बता दें कि आज तफसीली गुफ्तगू हुई है अरमान भाई की लंदन में मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी से, और ये उस गुफ्तगू और जो सवाल और जवाब हुए हैं उसकी रुदात बयान कर रहे हैं अरमान भाई। जी अरमान भाई, आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जो मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन की बात हो रही थी, तो मिसिंग पर्सन उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो उन्होंने इल्जाम आयद किया है एमकेएम के ऊपर कि एमकेएम जो यहाँ पर है, एमकेएम पाकिस्तान, वो इस सिलसिले में उन्होंने अब तक कोई काम नहीं किया है। इस वजह से सारा गुस्सा जो है अवाम का वो उन्हीं पर उतारा जा रहा है। जो एमकेएम पाकिस्तान है, उन्होंने कोई सिंसियरिटी नहीं दिखाई है अब तक। वो हुकूमत में शामिल है, हुकूमत में वो प्रेशराइज हुकूमत को कर सकते थे, कुछ न कुछ तो बाजियाब कराते लोगों को। उन्होंने कोई भी बाजियाब नहीं कराया। लोग जो है वो जो नई वेव आई थी जिसमें जो है वो लोगों को उठाया गया था, तो तकरीबन 2015 में, 2014 में, 2016 से पहले पहले जिन लोगों को उठाया गया था, वो लोग अब तक रिकवर नहीं हुए हैं। और ना ही एमकेएम पाकिस्तान कोई किसी तरह से भी हुकूमत पर जोर डालती है और उनकी रिकवरी के लिए कोई कोशिशें भी नहीं नजर आती, ना सपोर्टर्स को नजर आ रही है, ना वर्कर्स को नजर आ रही है। तो इस वजह से एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर जो एक जनाजे में जिस तरह का गुस्सा का इजहार किया गया था, और आज भी जो है क्या एहतजाज किया गया है एमकेएम हैदराबाद के सामने, दफ्तर के सामने, जो मिसिंग पर्सन है उनकी फैमिली हैं, तो ये तमाम जो गुस्सा है, ये एक गुस्सा का इजहार किया जा रहा है एमकेएम पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो समझते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट में शामिल है, एलआई है, वो जोर डाल सकती है, वो अपनी बात मनवा सकते हैं, वो हुकूमतों को तब्दील कर सकते हैं, तो अपनी बात भी मनवा सकते हैं। और जो मिसिंग पर्सन है उनकी बाजियाबी के लिए, उनकी रिकवरी के लिए वो अपना असर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग आपस में जो क़यादत में चप्पलिश चल रही है उसमें आपस में पड़े हुए हैं, और इस तरफ तवज्जो उनकी नहीं है, बल्कि उनकी तवज्जो किसी और तरफ है। तो इस वजह से और जब एमकेएम के वर्कर्स और सपोर्टर्स ये समझते हैं कि तमाम जो सबसे अहम जो इशू है इस वक्त, वो कारकुनों की बाजियाबी है। तो ये तमाम बातें उनसे हुई थी मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब से। और इसके अलावा जो मैंने ये भी पूछा था कि कभी आपके राब्ते किसी वक्त ऐसे कभी हुए हों, तो वो अगर आप शेयर करना चाहें कि जो एमकेएम खासतौर पर एमकेएम के लंदन की जो एक्टिविटीज हैं, ताकि यहाँ पर स्टोर हो सकें, इस सिलसिले में कोई बात हुई हो, या कोई जो पाबंदी लगी है एमकेएम के बानी पर, तकरीर पर, उन पर जो है वो पाबंदी नरम करने के हवाले से आप लोगों की किसी लेवल पे कहीं पर बातचीत हुई हो। तो इस पर उन्होंने पहले तो थोड़ा सा तजब्जुब का इजहार किया, लेकिन फिर बाद में बहरहाल उन्होंने बताया कि 2019 में गालिबन उन लोगों की एक किसी के तवज्जुह से इनडायरेक्ट राब्ते हुए थे, और बातचीत भी हुई, बातचीत आगे भी चली थी इनडायरेक्ट। ये तमाम जो जितनी भी बातचीत चली थी और जितनी भी बातचीत मराहिल में हुए थे जितने भी, वो तमाम के तमाम इनडायरेक्ट थे, बराह रास्त कोई बातचीत नहीं थी। ठीक है, बिलवास्ता बातचीत थी। वो लेकिन बैकडोर बहरहाल वो राब्ते फिर, जो जिसे कह लेंगे इनडायरेक्ट या बैकडोर राब्ते जो होते हैं। जी हाँ बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। लेकिन जो ठीक है है। वो बात बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी थी, और फिर वो बातचीत वहाँ पर खत्म हो गई। तो इसके बाद अब हो सकता है अभी भी जो है वो अगर कोई बातचीत अगर चल भी रही होगी, तो फिलहाल मेरे ख्याल से अभी वो शेयर उनसे में नहीं होंगे कि वो शेयर करें, लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने कहा है कि जी अभी इस वक्त जो है वो हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, ऑफिशियल उनका बयान ही यही है। लेकिन अगर चल भी रही होगी तो जाहिर भी हमसे वो शेयर नहीं करेंगे इस मौके पर, जबकि वो अगर किसी बातचीत में होंगे या बिलवास्ता कोई उनसे रब्ता किया गया होगा। तो ये तमाम बातें आज हुई थी उनके साथ, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दी अपने अखबार में देने से पहले। तो वो इस जो पूरा मंजरनामा है वो क्या देख रहे हैं, उनको कितनी उम्मीद है और कितनी नाउमीदी है
और कितना स्पेस वो अपने आप को देख रहे हैं मौजूदा एमक्यूएम, पीएसपी, आफाक अहमद इनकी मौजूदगी में, पीटीआई की मौजूदगी में, अगर उनको परमिशन मिलती है किसी काम की, सियासी एक्टिविटीज की, तो वो कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, अगर उनको परमिशन मिलती इस है सिलसिले में कोई जवाब सवाल हुआ आपका, कौन से बातचीत हुई? नहीं, इस सिलसिले में उन्होंने बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं की बेटा, क्योंकि वो जो है वो इस सिलसिले में अभी बात नहीं करना चाह रहे थे इस मौके पर। वो ज्यादातर उनका ध्यान जो था या जो उनका फोकस था वो मिसिंग पर्सन्स थे, और वो 90 की बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ये दो के लिए अहम इश्यूज हैं। और खास तौर पे अभी जो जो मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो बहुत ज्यादा सर उठा रहा है, बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया, तो इस तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा थी। और अब जब मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने पहले भी तजुर्बे का इजहार किया था, और वो मेरे ख्याल से इस बात पे बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाह रहे कि इस मामले में अगर उनको स्पेस मिल जाए तो क्या करेंगे वो और क्या नहीं करेंगे। ये तमाम आगे की बातें अभी जो है वो, अगर कोई बात हो भी रही होगी तो वो भी शेयर करना नहीं चाह रहे थे इस मौके पर। वो बिल्कुल अभी जो है वो हो सकता है शायद इस मौजूद में भी बात खुलकर नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन अगर उनको ज़ाहिर स्पेस मिलती है तो स्पेस मिलने के बाद ये प्रेडिक्शन हो सकती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर उनके सपोर्टर्स तो यहाँ मौजूद हैं, उनके वर्कर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं या अभी कहीं काम नहीं कर रहे हैं या दीगर पार्टीज के साथ काम कर रहे हैं। एमकेएम पाकिस्तान के साथ हैं, कुछ जो है पीएसपी के साथ हैं, तो कुछ के जो है वो मजहबी पार्टी में भी जा चुके हैं। तो वो हो सकता है वो उनको छोड़ के जो है अगर ये एक्टिव होते हैं और यहाँ पर स्पेस मिलती है तो वो दोबारा इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो बात बहरहाल ये बात की बातें हैं, बात की तस्वीरें हैं, लेकिन जो है वो अभी इस मौके पर उन्होंने जो है तो इस मामले को बहुत ज्यादा खुलकर डिस्कस करने। अच्छा, ये इस तनाजुर में गुफ्तगू हुई जो ये अफशीन मंसूर का भी है कि ये नवंबर का और जो एक्सटेंशन का और इस तरह की कोई चीज पे वो नहीं, कोई थोड़ा सा, कोई बात, या वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर वो हैं, ये शॉर्ट टर्म उनके पास कोई अहदाफ हैं या उनके पास कोई प्लान है या ऐसी कुछ चीज है? नहीं, बिलाल इस मौजू पे उनसे इस तरह के इस पे जो है वो हमारे असल में मैं तो अपने ये व्लॉग के लिए या इसके लिए तो नहीं कर रहा था, मैं तो एक बिल्कुल हमारे जो अखबार के लिए जो मैं जहाँ काम करता हूँ उसके लिए हम गए थे, तो वो तो एक सेट सवाल थे, सेट बंच था सवालों का, तो वो उसी एम्बिट के अंदर हम रहे, तो हमने जो है वो ये वाला नहीं पूछा। अच्छा, ठीक है। फारूक भाई, आपकी राय क्या है इस गुफ्तगू पर जो उन्होंने कहा है? और फिर अब ये आप थोड़ा सा बताएं कि ये क्या हुआ है कि कल ही एमक्यूएम के इतना बड़ा इवेंट हुआ है कि वफाकी वजीर दाखिला आ गया, राना सनाउल्लाह। अच्छा बिलाल, एक बात और रह गई है। जी कल जो है वो एक इत्तला ये आई थी कि एमकेएम के दो वर्कर्स हैं उनको बाजियाब करा लिया गया, एक रियासतुल्लाह और एक ताहिर। तो उन्होंने जो है मुझे एक ऑडियो भी भेजी, उन्होंने कहा कि देखें ये जो है वो खातून है, रियासतुल्लाह की वाइफ है, और ये कह रही है कि जी मैं तकरीबन ये खबर सुनने के बाद एक खुशी की लहर ज़ाहिर दौड़ जाती है, जो इतने दोनों बात पता चलेगा तो वो, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है, तो वो जो है उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने जो है वो तमाम थानों में भी पता कर लिया, हर जगह देख लिया, लेकिन अभी तक उनको उनके पास उनके शौहर की कोई इत्तला नहीं आई है, ना ही उनके पास वो मौजूद आए हैं वापस, और ना ही जो है वो एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई बातचीत हुई है। तो ये जो इत्तलात हैं कि दो अशखास जो हैं जो मिसिंग पर्सन से वापस आ गए, वो अभी तक वो जो एमक्यू लंदन का जो मुस्तफा जवादी साहब का, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक दोनों वापस नहीं आए जो उनके खिलाफ। अच्छा, फारूक भाई के पास काफी दिनों के बाद चाय आई है। फारूक भाई, आप चाय पी के थोड़ा सा वुजदानी कैफियत में आए और हमें थोड़ा सा ये बताएं कि ये मामला क्या है। ये जो अभी जैसे अरमान भाई ने कहा कि दो मिसिंग पर्सन के हवाले से खबर आई, लेकिन अभी तक उनकी फैमिलीज तक वो नहीं पहुंचे, और कहा ही जा रहा था कि वो तो घर पहुंच गए हैं। और ये दूसरे ये जो प्रोटेस्ट हुआ है कल, इतने बड़े इवेंट के बावजूद ये प्रोटेस्ट, ये क्या है? इंटरनल रिफ्ट? और फिर एक और भी सवाल है, अगर आप उसको कंटिन्यू कर लें, कि आमिर खान साहब जो है वो मुसलसल गायब हैं, और वो एक नया सेटअप जाहिर है जिसके खिलाफ आमिर खान साहब भी थे और उनकी टीम भी थी, और अब इत्तलात ये हैं कि कारकुनान भी बाहर निकले हैं और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है नए सेटअप के ऊपर, और ये कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ भी मामला, उस तरफ भी डिमांड्स आ रही हैं। ये चल क्या रहा है, थोड़ा सा ये बताएं। अच्छा, ये इसमें ये जो पहले आपके पहले सवाल से आता हूँ, जो आपने जो जी बात हुई है अरमान भाई की, जो है वहाँ बात हुई थी उस हवाले से,
तो ये हमारे बीच में थोड़ा से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो हमारे एक बीच के दोस्त भी थे जिन्होंने वो मुस्तफा साहब से रब्ता किया था। तो वे कुछ दोस्त हैं जो कि हम सहाफ़ियों के भी से भी करीब हैं और उधर से भी करीब हैं, और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है, तो उनसे भी आज ही इत्तेफाक की बात है, वो मुझे मिल गए और हमारी उनसे गपशप हो रही थी। तो वो अब भी वो पुरुम्मीद हैं, और क्योंकि वो करीब हैं लंदन के, तो वो अब भी पुरुम्मीद हैं कि जनाब दोनों के मामलात में सूरत-हाल ऐसी है कि मजबूरी बन गए हैं MQM लंदन वाले या बानी मुत्तहिदा वाले लोग कि उनसे काम लिया जाए या उनको काम दिया जाए या फिर उनको एक्टिव किया जाए, क्योंकि या तो फिर समझौता करना पड़ेगा PTI के साथ, क्योंकि सूरत-हाल ये है कि जो MQM है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। ये MQM के जो अंदरूनी सर्वे होते हैं जो कि उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से MQM खुद कराती है, और ये मैं MQM पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जिसको हम बहादुराबाद कह रहे हैं। तो उनके सर्वे में उनको ये आया है कि अगर अभी इलेक्शन होगा किसी भी तौर पे, तो वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। उनको उनकी सूरत-हाल ये है कि वो लियाकताबाद और इसके साथ-साथ लांडी के वो इलाके जहाँ पर, या कोरंगी के वो इलाके जहाँ पर हकीकी के दौर में भी वो जीत जाते थे, उन सीटों पे भी उनको कोई नहीं है, और ये उन्होंने पूरा एक सर्वे किया है। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात को झुठलाते हैं कि हमने सर्वे नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्राइवेट, हर पार्टी कराती है इस तरह का सर्वे, और इसी तरह का एक सर्वे कराया गया है और ये हो गया। अच्छा, जिसने खबर दी है वो बड़ी मुसद्दिक़ा मतलब सोर्स है मेरी। अच्छा, तो ये जो MQM बानी मुत्तहिदा वाले मामला है, ये अभी भी इसका कहीं न कहीं मौजूद है मामला, और याद रहे वो तमाम लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जो तहरीकें या जो सियासी पार्टियाँ होती हैं वो कारकुनान से चलती हैं, और जिसके पास कारकुन होता है उसकी तहरीक, उसका नज़रिया और उसकी सोच कभी ख़त्म नहीं होती, वो किसी और रूप में सामने आ जाती है। तो ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही थी कि वो मिसिंग पर्सन वाली, तो अभी तक वो जो मिसिंग पर्सन हैं वो जो इत्तलात हैं वो इसके मुताबिक यही हैं। तो 2 मिसिंग पर्सन्स रिलीज़ करने का ज़रूर कह दिया गया है, लेकिन उनकी कुछ आफ्टर ट्रीटमेंट भी होती है, कोई कहते हैं कि रखा जाता है और उसके प्रोसेस में है। तो गालिब इम्कान है कि 1 या 2 रोज़ में, या आज या कल या परसों, गालिबन बहादुराबाद में ही वो एक छोटा-सी सेशन कर लें या कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि वहाँ से उनको थोड़ा-सा शो ऑफ हो जाए। ये एक बात है। आप ये कह रहे हैं कि उसकी जो रिहैबिलिटेशंस का प्रोसेस होता है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से या उनकी काउंसलिंग के हवाले से ऐसा होता है जो ठीक है। ये वो मतलब उनकी सोर्स नहीं बताया है। मैंने उनसे पूछा था यार क्या हुआ, वो बंदा कहाँ से आया। अब हर जगह पे मुखलिस होते हैं, दोस्त हमारे होते हैं वो, लेकिन वो उनको भी पता है कि हमें किसी से बैर नहीं है, जाती और कोई मफाद और अनाज का मामला नहीं है, तो हमें सही मालूमात देने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार बंदे तो हो गए, लेकिन तो रिहैब और चीज़ों का मामला है, तो आ जाएंगे, हम खुद लेकर आएंगे मीडिया के साथ। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, ये जो MQM का ये जो सेक्शन ने जिसने प्रोटेस्ट किया है या उन्होंने पहुंचने की बात की है, देखिए 26 अगस्त को मुख्तलिफ कारकुनान की जानिब से जो है डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी को एक खत तहरीर किया गया था 26 अगस्त 2022 को, और उस खत के अंदर ये बताया गया था उनको कि जनाब आप जो है, आपने हमसे वादा किया था कि आप कारकुनान का जनरल वर्कर्स वो बनाएंगे, और उसके बाद जनाब आप जो है वो पार्टी को कारकुनान के हवाले करेंगे, और कारकुनान की ईमा के मुताबिक जो है वो राब्ता कमेटी तश्कील दी जाएगी या दीगर चीज़ें होंगी। लेकिन क्योंकि आप कारकुनान को हवाले नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो है वो आपको याद दिलाने के लिए आपका वादा आएंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी क्रिएट हुए थे और मुख्तलिफ चीज़ें हुई थी, और इसी हवाले से अब जो है वो एक किया गया है, और मेरे ख्याल में और लोग जमा हुए हैं, और उनका बुनियादी मकसद ये है कि डॉक्टर खालिद महबूब सिद्दीकी ने जिस तरह वादा किया था वो इस पे करें। ये जो कारकुनान का सेक्शन है ना, इसका ताल्लुक आमिर खान से है ना, इसका ताल्लुक वसीम अख्तर ग्रुप से है। अच्छा, ये एक नई कोई थर्ड फोर्स है। मैं थोड़ा सा, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये कोई थर्ड फोर्स है या इंडिपेंडेंट किस्म के वर्कर्स हैं या कोई सोच है या इनको कोई लीड करने वाला कोई है, ये भी थोड़ा सा बताएं कि ये जो आज प्रोटेस्ट हुआ है वो ये इत्तला थी कि जी आमिर खान साहब चूंकि अभी नाराज हैं या पीछे हैं जो इस वाक़े के बाद नमाज जनाजा के बाद, कुछ लोग ये एक के पीछे आमिर खान है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वर्कर हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इसमें कोई थर्ड कुव्वत है,
तो कौन सी कुव्वत है और कौन सी क्या है वो, थोड़ा सा बताएं। नहीं जनाब, ये बिल्कुल आम से लोग हैं और इनका ना आमिर खान से लेना देना है, ना इनका वसीम अख्तर से लेना देना है, और ना यही किसी ओहदे की तलब रखने वाले लोग हैं। जो ठीक मेरी है। इंफॉर्मेशन है, जिनसे मेरी मुलाकातें हैं, जिनसे मेरी गपशप रही है, ये बहुत आम से और लो प्रोफाइल में रहने वाले लोग हैं। उन्होंने हमेशा जिस तरह मिडिल क्लास रीढ़ की हड्डी का हैसियत रखती है, इसी तरह वो मुत्तहदा कौम मूवमेंट में, जो पुरानी वाली मुत्तहदा कौम मूवमेंट थी, उसके अंदर ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे, और ये बुनियादी तौर पर वो मिडिल मैन थे, जिनकी जो है वो शख्सियत भी साफ सुथरी थी और इनकी शनाख्त भी बड़ी साफ सुथरी थी, और लोग गलियों मोहल्लों के में इनको जानते थे। बुनियादी तौर पे उनका ये कहना है कि जी जनाब, जो हो गया सो हो गया। ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहादुर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है। और इनके बारे में डिफाइन आप यूँ इसी तरह कर लें कि बहुत ये ज़्यादा बहादुर नहीं है, इसलिए ये बानी वाली साइड पे भी नहीं गए, और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, इसलिए हाँ। ये बिल्कुल घर में भी नहीं बैठ गए। ये समझते हैं कि ठीक है, बहादुराबाद जब तक बहादुराबाद है, जब तक हम बहादुराबाद को चलाएंगे, जब भाई आ जाएंगे तो फिर हम माफ़ी मांग के उधर चलाएंगे। लेकिन ये ना आमिर खान को कबूल करने को तैयार है, ना वसीम अख्तर को, ना कामरान टेसोरी को, ना इनको फैसल सजवारी अच्छा लगता है। ये कहते हैं कि जनाब आप पार्टी की नई राब्ता कमेटी लाएं, इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं, नए लोगों को ऊपर लेकर आएं, ताकि जो मिडिल क्लास की जो पार्टी है वो कर सकें। इन्होंने जो अपनी आज तक दस्तावेजात या मुख्तलिफ तौर पे फॉरम्स पे ये चीज़ें भेजते रहे हैं, तो वो तमाम जो चीज़ें वो भेजते रहे हैं, उन्होंने पार्टी के आइन के आर्टिकल्स का यूज़ किया है। मतलब ये वो लोग हैं जो कि पार्टी के जी आइन जी। को भी समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उन्होंने ठीक है। आर्टिकल है 6J, आइन की शिक है इनकी 6J, जिसका इन्होंने हवाला दे के मुख्तलिफ लोगों ने खत लिखे हैं और मुख्तलिफ चीज़ें शेयरिंग की हैं, और इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको माजी में जो है वो बहुत डॉक्टर खालिद जो है वो पसंद भी करते थे, लेकिन अब डॉक्टर खालिद उनके खून भी नहीं उठाते हैं। तो अब ये सूरत-हाल है इस वक़्त की, और ये अगर हम ये कहें कि मिडिल क्लास पार्टी के अंदर, देखिए जब तो बानी मुत्तहदा थे तो किसी तौर पे भी जो है इख्तिलाफ नहीं होता था। एक तो कोई इख्तिलाफ करता नहीं था, और दूसरा कहा जाता था करता कि नहीं था जिसने बेसिकली वो, हाँ, वो हाँ, जिसने तंजीमी स्ट्रक्चर, नहीं, हाँ नहीं, नहीं, जी जी। देखिए आप आधी बात ना करें, आधा सच बिलाल भी दुरुस्त नहीं है। जो करता था तो फिर वो बचता भी नहीं था, मतलब वो खुद ही, हिम, भले मैं बानी ना कहता हूँ, कारकुनान हिम्मत गैस नहीं वक़्त थी इख्तिलाफ करने की, ये हिम्मत बोला भी ना। नहीं, हाँ, इख्तलाफी राय भी नहीं था, और बहुत सारी चीजें खराबी भी इसी वजह से हुई कि इख्तलाफी राय बिल्कुल नहीं रहा। ये बात तो तो ठीक है। लेकिन हम अब इसमें अब ये नई मिडिल क्लास पार्टी होगी ना, अब तो बानी मुत्तहदा की हाइट का कोई आदमी है, ना उसके करीब करीब हाइट का कोई आदमी है कि लोग उनको कबूल कर लें। डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी को भी अगर लोग थोड़ा सा वो पसंद करते हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि लोग क्या, डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी एक साफ सुथरे चेहरा हैं, बात करना जानते हैं, और ट्रू जो है वो ट्रू महाजिर पेट्रियट हैं। तो ये ट्रू महाजिर पेट्रियट एक टर्म चलती है जिसमें एमक्यूएम के अंदर, तो ये वो वाली टर्म मैंने यूज़ की है, और उनका ये कहना है कि डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी इस तमाम लोगों में बहुत बुरे सही, लेकिन उन तमाम बुरों में थोड़े कम बुरे हैं, तो इसलिए उनको चलो ठीक है चला लिए जाएं, और उसके साथ साथ पार्टी ये चाहती है कि ऐसे लोग लेकर आए जिनकी माजी जो है, माजी में उन्होंने अगर इन लोगों ने डिलीवर नहीं किया है तो इनको फारिग करना चाहिए। और ये इनको कहते हैं कि ये जो वसीम अख्तर हैं या आमिर खान हैं या दीगर लोग हैं, इन्होंने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है, और जो पार्टी पे जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उनको बाहर किया जाए। अच्छा, इसमें इन लोगों से खौफजदा भी रहते हैं लोग, ये भी एक बड़ी मदे की बात है कि इन लोगों से खौफजदा रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि ये डाउटफुल लोग हैं। बस इस मेरी कम बात को आप पूरा जाने। जैसे मैंने बहुत खुल के बता दिया, इससे ज्यादा खुल के क्या बताऊंगा। जी जी। अरमान भाई क्या कहेंगे आप? नहीं, सही कह रहे हैं फारूक, जो है काफी खुल के बात कर रहे हैं। और ये जो एमके पाकिस्तान है, यहाँ पर जो एक्चुअली इसमें एक बात और भी आई है, जैसे कि इन्होंने कहा है चेंज आया है, उनके बिहेवियर्स में भी चेंज आया है, और बिल्कुल जो है वो वर्कर्स और जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि नई क़यादत आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो इनके अंदाज है वही कुछ अजीब से अजीब व गरीब हो चुके हैं। वो लीडर जो सब लीडर बन गए हैं अभी, और हाँ बेसिकली। अब जो है वो आप इनको खून भी करें तो खून करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे इनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जो कि आपको खून पर जो है वो सही तरह से आपके साथ बिहेव नहीं करते, बल्कि वो लीडर बनने की कोशिश करते हैं, या पता नहीं क्या समझ के जो है जवाब दे रहे होते हैं, या बोल तो बात ही नहीं करते हैं। तो ये भी इनके अंदर एक जो है वो चीज आ गई है। अच्छा, तो एक चीज अरमान भाई, एक होता है ना पहली सिर्फ लीडरशिप की, सेकंड और फिर थर्ड,
पहली में जो है वो या, मेन क़यादत, सेकंड के अंदर जो है वो बाकी एमएनएस एमपीएस, और थर्ड में कारकुनान आते हैं। लेकिन अभी तो हमें लगता है कि सारे ही वो पहली सफ के अंदर खड़े हैं और वो पहली सफ के अंदर कर रहे हैं कि मुझे मुझे ये मिल जाए, मेरा ये ओहदा हो, मैं नेक्स्ट मेयर मैं हूँ और टीम लीडर मैं हूँ। तो ये वाला मसला आया है ना इसमें। बिल्कुल ये वाला मसला है, और टीम लीडर के लिए बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है। हाँ, यही मेयर जी, की तो एक एक बात की कहानी है, अभी टीम लीडर के लिए बहुत सारे लोग हो चुके हैं। और यही वजह है कि एमकेएम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हम इंतशार देख रहे हैं उनकी क़यादत के अंदर। और ये इंतशार की वजह भी यही है कि सब जो है वो लीडर बनना चाहते हैं, टीम लीडर बनना चाहते हैं। सब जो है वो चाहते हैं कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी की जगह ले लें। तो अगर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक पार्टी के अंदर इस तरह की बातचीत शुरू हो जाए, तो फिर वो पार्टी जो है वो उसको ज़वाल से कोई रोक नहीं सकता, वो फिर ज़वाल पजीर ही होती है और बहुत तेज़ी के साथ ज़वाल की तरफ जा रही है। जैसा कि अभी फारूक ने भी कहा, बिल्कुल मेरा तथ्य भी यही है कि अगर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन डिले करने का एक ही जो बलदियाती इंतखाबात हैं उनको डिले करने की एक वजह ये भी है कि एमकेएम को खदशा है कि वो पूरे कराची में कहीं भी शायद ही कोई सीट ले सके। तो इस वजह से इलेक्शन डिले किए गए हैं, और जितना ये डिले करके समझ रहे हैं कि वो जो एक वेव है वो खत्म हो जाएगी और एमकेएम के पास सपोर्टर्स जो है वो उसकी जो सपोर्ट है या सपोर्ट बेस है उसका या वोट बेस जो है वो दोबारा से ले लेंगे, तो वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा कर लेंगे। और एमकेएम पाकिस्तान का अगर यही सिलसिला रहा तो मुझे लगता है कि अभी ये इलेक्शन जो है बलदियाती इंतखाबात जो कि 23 अक्टूबर को जिनका अनाउंसमेंट हुआ है, ये फर्दर डिले हो सकते हैं। मुझे खदशा ये है, और बहुत कई लोग जो है वो इस बात की पेशगोई कर रहे हैं कि अगर एमकेएम और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनका जो वोट है, वोट बैंक है, वो खतरे में है, तो वो बलदियाती इंतखाबात को मजीद आगे तक बढ़ाने के लिए कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बहानेबाजी कर सकते हैं। फारूक नहीं कह रहे, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूँ। और जी यही जी फारूक भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, अरमान भाई को पता है, अरमान भाई को पता है। अरमान भाई को अगर पता नहीं है तो अरमान भाई को इस बात का मतलब इनका जो सियासी शऊर है, मतलब चीजों को समझने का, मतलब एक सहाफत करते करते इनको पता है कि अगले घुटनों में गिर गए। और अरमान भाई इतना डाउन टू अर्थ आके बोलने नहीं वो इलेक्शन नहीं चाहते। अरमान भाई खुल के बोले यार, सामने वाला पीपुल्स पार्टी के घुटनों में गिरा हुआ है, बोल रहा है यार किसी तरह इलेक्शन रुकवा दो। अभी भी यही करके जो है उन्होंने रुकवाया, और अभी फिर जो है वो यही करके रुकवाएंगे। अब जो है मामला ये कहा जाएगा कि जी सड़कें चूंकि बनी नहीं है, सैलाब के मामला हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ज्यादातर हिस्सा जो है वो सैलाब में लगा हुआ है, अब हम इलेक्शन नहीं करा पाएंगे और यहाँ पर जो है वो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। तो ये सारी बातें और ये इस तरह की जो है सारी जवाब पेश की जाएंगे, जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन कहा जाएगा कि जी आप इलेक्शन आगे बढ़ा दें। तो यही मामला है। और एमकेएम पाकिस्तान कब तक इलेक्शन आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिश करेगी, कब तक गिरेगी, कितनी मरतबा घुटनों पे गिरेगी, कितनी मरतबा टखनों पे गिरेगी। मैं तो, आप तो घुटनों पे की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ टखनों पे कितनी मरतबा गिरेगी। तो मैं सुनना चाह रहा था। तो ये बहुत ज्यादा देर तक कर नहीं सकते। लेकिन फारूक भाई का चाय का कप कंप्लीट हुआ है तो वो वुजदानी कैफियत में आ रहे हैं अरमान भाई। हाँ, लेकिन अब मामला ये है कि अगर एमकेएम पाकिस्तान यहाँ से खत्म होती है या उनका वोट बैंक खत्म होता है या लोग उनसे मुतनफिर होते हैं और उनको वोट नहीं देते, तो फिर इनकी जगह कौन लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यही वजह है। ये सवाल अभी मैं आपको करने वाला था। फारूक मेरा एक सवाल है, देखिए ईमानदारी के साथ अगर एक न्यूट्रल वे दें, और न्यूट्रल वे दें तो इस वक्त कराची शहर में अगर हम, एक तो है सियासी वर्कर, एक है फैमिलीज, ठीक है, जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, जो पॉलिटिकल सोच रखते हैं। अगर हम सियासी वर्कर की बात करें तो वो हर सियासी जमात का हिस्सा है, ठीक है, कम या ज्यादा। लेकिन अगर पॉलिटिकली सोच की जनरेशन की बात करें, खासकर फीमेल की बात करें, तो वो हमें कराची शहर में ज्यादा अक्सरियत पीटीआई की नजर आती है। अगर पीटीआई का कोई इवेंट होता है तो उसमें खातून अपने बच्चों और बच्चियों के साथ आती हैं, ठीक है, ये एक मेजॉरिटी देखी है। मेरा सवाल यहाँ है कि ये जो एमक्यूएम की सियासत, तकरीबन को 7 साल तो ये हो गए ना 2016 के वाक़े के बाद, और 3-4 साल उससे पहले, यानी कि जो सिचुएशन खराब होना शुरू हुई थी, 8-10 साल का गैप है। इसमें नई जनरेशन या नया वर्कर, फारूक भाई ये मेरा सवाल आपसे, नया वर्कर भी नहीं बना आपके पास, जो था वो चला गया, पलट गया, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में चला गया, सियासी जमातों से इलाक कर लिया या उसका हिस्सा बन गया या फिर घर बैठ गया, और नया वर्कर भी नहीं बना आपके पास। तो इस सिचुएशन में ये कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, वाकई महाजिर जो सियासत है या महाजिर नाम के ऊपर जो सियासत है
वो अब कराची में एग्जिस्ट नहीं करेगी आने वाले कुछ अरसे के बाद। इसमें कितनी सदाकत है? अच्छा, इसके लिए ना सबसे अच्छा जो अगर किसी के समझ में अगर मैं कोई बात करूंगा तो हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो हमें सुनते हैं वो थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे। इसका सबसे अच्छा नहीं, हमें तरीकेकार क्लियर बात करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा तरीकेकार है कि आप हिस्ट्री पढ़े ना, और हिस्ट्री में जो कौम परस्ती की तहरीकें होती हैं उनका बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होती है। बस ये है कि अपनों की जो है वो रेशा दवानियों और दीगर मामलात ने जो महाजिर कौम परस्ती की सियासत थी उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया, और वो चीज़ें अब उस तरह नहीं रही हैं। और अगर बानी मुत्तहिदा नहीं आते तो ये चीज़ें यहाँ से माइनस हो जाएंगी। लेकिन जो पीटीआई के हवाले से आप बात कर रहे हैं, मैं पीटीआई का भी कम से कम कराची शहर में मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में नहीं देख रहा, लेकिन कराची में भी नहीं देख रहा है। पीटीआई बुनियादी तौर पर एक वेव है, इनको जिस दिन इख्तिदार मिलेगा ये उसी दिन डाउन यानी तनज़्ज़ुली की तरफ शपथ शुरू कर देंगे। देखिए, इस सूरत हाल में अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके सवाल से हट के थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ कि देखिए इस पूरी सूरत हाल में अगर मुझे कोई बहुत ही ब्राइट आदमी नज़र आया है जिसका कैरियर भी पॉलिटिकल ब्राइट नज़र आया है तो वो हाफिज नईमुर रहमान है। मैंने आज हाफिज नईमुर रहमान सिंध हाई कोर्ट में भी आए थे। अरमान भी बिल्कुल, बस हम तो आपसे ही सीखते हैं ना, तो बस आप ही की लाइन पर हैं। तो इसमें कोई शक है क्या? तो हाफिज नईमुर रहमान बहुत अरसे से कराची के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो कराची में किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे, वो कराची के हर शहरी को हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इस शख्स को इलेक्ट्रिक से लड़ता हुआ देखा, मैंने इस शख्स को वाटर बोर्ड से लड़ता हुआ देखा और राइट्स दिलाते हुए देखा। मैंने इस शख्स को बहरिया टाउन के मालिक से लड़ता हुआ देखा और इसको बहरिया टाउन के मालिक से राइट्स दिलाते हुए देखा। लोगों के जो पैसे डूबे हुए थे वो पैसे निकाल कर वापस, यानी बहरिया की जेब से निकालकर वापस उन्होंने जो है लोगों की जेबों में डाले। वो मैं उनमें मौजूद रहा उन प्रोसीडिंग्स में जहाँ पे नैपरा और पैमरा और इनके सबके झगड़े चलते थे, और हम वहाँ बैठे देखते थे कि हाफिज नईमुर रहमान बहुत अच्छी फाइट करता था और बहुत अच्छी फाइट करता है। मैंने देखा कि इदारे नूर आँख में लोगों को चेक्स तकसीम हुए हैं, और उसके बाद क्योंकि मेरे भी अपने एक दोस्त थे सहाफ़ी हैं, उनका प्लॉट का एक मसला था तो मैंने वहाँ पे भेज दिया था और उन्होंने उनको निकलवा के दिए पैसे। तो मैंने जो नोटिस किया है कि कराची की तो यहाँ फारूक मैं आपकी बात काटूंगा, थोड़ी सी मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि अभी थोड़े कुछ अर्से पहले मैं एक स्टोरी कर रहा था, और स्टोरी ये थी कि चिल्ड्रन अस्पताल है नॉर्थ कराची में, ये डागर चौकी जी। चिल्ड्रन अस्पताल है। ये अस्पताल बंद हो गया था स्कार्सिटी ऑफ फंड्स की वजह से। एक एनजीओ को दे दिया गया था, गवर्नमेंट ने एक एनजीओ, अब बताइए यार, गवर्नमेंट का अस्पताल है और एनजीओ को चलाने के लिए दे दिया गया था। ये अस्पताल जो है वो स्कार्सिटी ऑफ फंड्स की वजह से बंद हो गया, और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। यहाँ 400 के करीब मुलाजिम थे जो कि जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। अस्पताल तकरीबन बंद हो गया। इस पे किसने आवाज उठाई थी? जब इसको रिस्टोर किया गया और इसके लिए जो है दोबारा फंड्स एलोकेट किए गए, तो तकरीबन 6-8 महीने के बाद इस पे दोबारा फंड्स एलोकेट किए गए, और इस बजट में जो है उस पे रखा गया। जो अभी ये जो बजट आया है साल का, इसमें वज़ीर आला ने ऐलान किया, तो मैंने फिर इस पे थोड़ा सा उसको जो है वो डिग आउट किया और इस पे खबर बनाने की कोशिश की। तो फारूक, मुझे पता है क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि जी यहाँ पर जो है वो एक ही पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टी, जिसको भी आप कह लें, वो आई थी और उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया था, और एहतजाज करने के बाद वो इसके यहाँ पर इसको फॉलो भी करते रहे थे और वो प्रेशराइज करते रहे थे, और वो थी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। फिर मैंने इनको जो है, जब मुझे पता चला है कि ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी इनके पीछे, तो फिर मैंने इनको फोन करके मैंने कहा कि भाई आपने जो किया था वो यहाँ पर अब जो है उसके फंड्स का ऐलान हो गया। तो उस पर फिर मैंने उनका रिएक्शन भी किया था अपनी स्टोरी। तो ये बड़े बड़े इश्यूज को छोड़ के इनकी हर छोटे छोटे इश्यूज पे भी नजर है इस वक्त कराची के। तो ये चीज है ना, ये पार्टी को लोगों के दिलों में घर करने वाली बात होती है। तो ये जो काम इस तरह से करना है जी। अच्छा, एक मिनट फारूक भाई, एक मिनट। ये अमरीन ने सही तवज्जो दिलाई है कि ये कह रहे हैं कि जी आप लिस्टर से भी पूछ लिया करें कि टॉपिक्स क्या होने चाहिए लाइव सेशन में। जी हाँ, आप जरूर तहरीर कीजिए, और हम आपका जो टॉपिक है इवेंट ऑफ द डे, हम उसको भी चूज करेंगे, कराची की पॉलिटिक्स भी बात करेंगे, और जो लोग मैक्सिमम लोग जो मेजॉरिटी के अंदर अपना ओपिनियन देंगे कि जी ये टॉपिक है, इसके ऊपर हम रिसर्च करके मालूमात इकट्ठी करके आपको आगाही फराम करें और डिस्कस करें,
वो भी जरूर करेंगे जी, बिल्कुल जरूर करेंगे। लेकिन फारूक भाई, ये जो आपने हाफिज नईम की बात की है ना, देखें हाफिज नईम कराची के अंदर पॉपुलैरिटी है, नो डाउट, एक एक हद तक वो कराची के अंदर फाइटिंग पोजीशन के अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन हम जो बेसिकली बात कर रहे थे, हम वो बात कर रहे हैं पूरे सिंध के अंदर जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग किस्म की आवाज सिंध की सतह पर नहीं होगी और पीपल्स पार्टी को असेंबली के अंदर भरपूर तरीके से जवाब नहीं देने वाली पार्टी होगी, तो चूंकि सारा फंड, सारे इंतजामी अमूर, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी वो तो सिंध हुकूमत की है, तो उस वक्त तक के लिए ये चीजें मुमकिन नहीं होंगी कि महज कराची के अंदर कोई आपके पास स्ट्रांग आवाज भी हो तो आप बहुत अच्छा काम करा पाएंगे। देखिए नहीं, देखिए आप देखें बिलाल भाई, ये जो चीज है ना बिलाल, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और जी जी आपने भी उसी तरह निशानदेही की है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, कराची की सबसे ज्यादा तरक्की कब हुई? फारूक सत्तार के दौर में हुई, जब मेयर थे, नहीं हुई। कराची की सबसे ज्यादा तरक्की हुई डॉक्टर अब्दुल सत्तार अगवानी के दौर में। कराची की सबसे ज्यादा तरक्की हुई नेमतुल्लाह खान के दौर में, वसीम अख्तर कह रहा है, मुस्तफा कमाल कह रहा है, उससे पहले अल्ताफ हुसैन खुद कह चुके हैं, उससे पहले मुशर्रफ साहब कह चुके हैं, इसी तरह माजी में भी हुआ। नहीं, और इनको मुस्तफा कमाल ने भी उसको कंटिन्यू किया है ना उसको, और बड़ा अच्छा मुस्तफा कमाल ने भी कोई दो राय नहीं, लेकिन मुस्तफा कमाल ने उनके प्रोजेक्ट्स को 70% उनके प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू किया। जी मतलब जी ये मैं वो जी बात जी कर रहा हूँ जो एमक्यूएम या पीएसपी या दीगर लोग जानते हैं, बोल चुके हैं टीवी पे। अब मैं आपसे बात क्या कर रहा हूँ कि जमात इस्लामी से शहर लेकर एमक्यूएम के पास क्यों आया? एक टैक्स था जिसके ऊपर जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया और उसके ऊपर जिनसे बानी मुत्तहिदा से जो लोग अब नाराज हैं वो लोग उनसे नाराज हो गए। जिस तरह आज बानी मुत्तहिदा से नाराज हुए और लोगों ने बिल्कुल उनको साइड कर दिया और वो कर दिया, वही हाल इनके साथ हुआ। तो ये एक हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में क्या है, मतलब जब बहुत ज्यादा साईं जीएम सैयद का दौर चला, तो उससे पहले कौन था? उससे पहले पीपुल्स पार्टी थी। साईं जीएम सैयद का दौर खत्म हुआ, फिर कौन आया? पीपुल्स पार्टी आई। तो आप ये जो आपने जो मुझसे बात की ना, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई जब पीटीआई भी नहीं रहेगी या एमक्यूएम नहीं है तो फिर क्या होगा? देखिए, जब आप चीजों को वो कर देंगे ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम चीजों को वो कर देते हैं, हमें उससे क्या लेना देना है कि यार कौन किस तरह नमाज जी, पढ़ता है और जाहिर किस है, जाहिर है, जाहिर है, तरह जाहिर है। तो रोटी कपड़ा मकान, या मुझे पानी से दिलचस्पी है, मुझे मेरे घर के कचरे से दिलचस्पी है, दीगर वो। यहाँ ये हाल है, 78 साल के लोग एहतजाज कर रहे हैं कराची में, और अकेले अकेले एहतजाज कर रहे हैं, उनको सियासी जमातों पर एतबार नहीं है। मैं और अरमान भी थे साथ, 78 साल के साथ हमें दिखे एहतजाज करते हुए। अब मैं आपको बताऊं फेडरल एरिया ब्लॉक 19 की, वो कराची के लिए कर रहे थे जी, वो कराची के लिए कर रहे थे जी कराची के लिए। फेडरल एरिया ब्लॉक 19 में मैं गया, ये तमाम व्यूअर्स सुने, तो वहां पर एक सिस्टम बना हुआ था। उधर फेडरल एरिया ब्लॉक 19 में जो पूरा पानी का सिस्टम है, जो पानी के लिए खड्डे करते हैं, झगड़े करते हैं, फसाद करते हैं, तो मुझे पता चला एक साहब है, तो मैं वहां से गुजर रहा था तो मुझे पता चला यार ये साहब है, तो मैं तो पहचान गया इनको कि यार ये तो वो साहब हैं जो मीडिया में भी होते हैं। मेरी उनसे गपशप हुई तो पता चला कि शहर में, कराची में जब पानी का बहरान पैदा हुआ तो ब्लॉक 19 से पानी बिल्कुल ही शटअप हो गया। तो ब्लॉक 19 से पानी शटअप हो गया, ब्लॉक 19 से पानी खत्म हो गया, तो वो शुएब खान नाम है उनका, उन साहब ने वहां पे पानी का सिस्टम बहाल कराया और इस चक्कर में उन्होंने 6 धरने दिए, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हो गए। तमाम अब वहां पे पानी आता है एक दिन आड़ ब्लॉक 19 में, और उसका पूरा जो है ना लाजमी वो जो एक्सटेंशन या जो भी एक्सीएन होता है वो इनको डायरेक्ट मैसेज करता है कि भाई हमने आज पानी खोल दिया है, और वो खुद जाके पानी चेक करते हैं और ये करते हैं। मैंने सोचा था कि उस पर स्टोरी करूँ कि कराची में लोग इस तरह पानी की मुहिम चलाते हैं। फिर ये के इलेक्ट्रिक की जो मुहिम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शुरू हुई, तो उसमें भी ये कचरा वाली जो वीडियोज हैं उसमें से एक आध वीडियो वहीं की भी है। तो कहने का मकसद ये यार, हमको अपनी तरजीहात तब्दील करनी पड़ेंगी, हमें अपनी तरजीहात में ये लाना होगा यार हमारे लिए कौन काम कर रहा है, छोड़ दें कौन क्या कह रहा है, कौन क्या क्या नहीं कह रहा है। ये मेरी एक अपनी सी राय थी, उस पर मैंने रखी है। चले जी, आज मेरा ख्याल है कि हमने इस पर अच्छी खासी गुफ्तगू की है जी। ऑडियंस, अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा मौजूद जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे और पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या आपकी दिलचस्पी का है, तो ज़रूर तहरीर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और हम कोशिश करेंगे। और आई है राय के डेंगू के हवाले से बात की जाए, कराची की सड़कों के हवाले से बात की जाए, बिल्कुल जी हम करेंगे ज़रूर।
अगले जो सेशन होंगे लाइव सेशन के अंदर उसमें भी करेंगे। तो आज हमने बेसिकली जो डिस्कस किया है कि वो एक तो एमक्यूएम बहादुराबाद के सामने जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कारकुनान का रद्द-ए-अमल दिखाई दिया है, और ये वो कारकुनान हैं जो किसी एक ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि जो मजमूई तौर के ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान या बहादुराबाद की जो मजमूई पॉलिसीज़ हैं उनसे नाला नज़र आते हैं, और वही चाहते हैं कि किसी तरीके से एक नया सेटअप हो और डिलीवर किया जाए कारकुनान को भी और कराची को भी। दूसरी तरफ अरमान भाई की जो गुफ्तगू हुई थी लंदन से मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी से, जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और उनसे जो 90 में आतिशज़दगी का वाक़या हो या मिसिंग पर्सन के हवाले से जो चीज़ें भी थी वो हमने खासी तवील डिस्कशन की है आज, और जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है वो दोबारा से सुन सकते हैं हमारी गुफ्तगू को। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।